चलिए शुरू करेंगे सेशन को। आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 27 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए, रिलैक्स होकर देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, चेकआउट कीजिए आप सभी क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। वहां से इसका मॉक टेस्ट भी लगाइए और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ को भी कलेक्ट कीजिए। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हाल ही में राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है? तो पूरे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में यह बात चल रही है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है देश में। यहां पर हुआ यह है कि राघव चड्ढा ने और इनके साथ राज्यसभा के 7 सांसद आम आदमी पार्टी के, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। राघव चड्ढा को मिलाकर ये 7 एमपी हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। यहां से जो 6 मेंबर है ना राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, ये पंजाब से आते हैं और एक दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर है। तो ये टोटल 7 मेंबर हैं राज्यसभा के। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे देश में बात हो रही है, आपने भी सुना होगा। अब हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सचिवालय में एक याचिका दायर की है कि यह एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन है। तो इन सभी की जो मेंबरशिप है राज्यसभा की, जो राज्यसभा के मेंबर है, इनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है किसने? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये मर्जर नहीं है, बल्कि इन सभी ने उल्लंघन किया है इस लॉ का। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, और क्या वाकई राघव चड्ढा और 7 जो मेंबर हैं, राघव चड्ढा को मिलाकर जो 7 मेंबर है, क्या उनको वाकई अयोग्य घोषित किया जाएगा? तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन लॉ को। देखिए, 1985 में एक अमेंडमेंट लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अमेंडमेंट किया गया था जिसका नाम था 52 अमेंडमेंट एक्ट। यह 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। देखिए क्या होता था कि 1960, 1965 यहां तक क्या होता था कि पूरे देश में और सभी राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, वही बहुमत से जीत के आती थी। लेकिन 1967 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, राज्यों में भी अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी। ऐसे केस में क्या होता था, जो पावरफुल है ना, वो दूसरे पार्टी से जो मेंबर्स हैं, उनके एमएलए हो गए राज्य में या केंद्र में, जो एमपीज हो गए, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लेते थे। इससे क्या हो रहा था कि भाई देश में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी स्टेट में या सेंट्रल में। तो ऐसे केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में, 52 अमेंडमेंट एक्ट किया गया और 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। उद्देश्य यही था कि जो दल बदल हो रहा है पूरे देश में, जिसके कारण लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट चुनकर आता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पैसे की लालच में, पद की लालच में। तो इसको रोकना और देश में संतुलन बनाना, गवर्नमेंट को स्टेबल करना, अस्थिरता को खत्म करना, यह इसका उद्देश्य था। अब इसमें जो प्रावधान किए गए ना, उसमें यह था, सबसे पहले बात करते हैं एमपी और एमएलए की। अगर कोई एमपी और एमएलए है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप अपनी स्वेच्छा से छोड़ देता है। एमएलए है, अपनी इच्छा से उसने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, तो वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभा में पार्टी वाइब के खिलाफ वोट कर देता है, पार्टी के खिलाफ, मतलब किसी बिल पे पार्टी वोट कर रही है और वो उसने उसके खिलाफ वोट कर दिया, तो पार्टी के खिलाफ चला गया, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बिना अनुमति के वोटिंग में अब्सेंट रहता है ना। मान लो आम आदमी पार्टी ने अपने मेंबर्स को बोला आप आना और इस बिल पे ये हमारी पार्टी का मत है, तो आप सभी इसी पे वोट करना, लेकिन कोई मेंबर आया ही नहीं, तो ये पार्टी के खिलाफ है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है इन केसेस में। ये एमपी और एमएलए की बात है। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य जो होते हैं उनके लिए नियम बनाए गए कि अगर कोई चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, निर्दलीय चुनाव जीत के आया और किसी और पार्टी में शामिल हो गया,
तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं उनके लिए प्रावधान था कि अगर कोई नॉमिनेट मेंबर नॉमिनेट होकर आता है और 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मर्जर का प्रावधान किया गया था। इसमें यह बात थी कि अगर कोई पार्टी के 1/3 मेंबर 1/3 या इससे ज्यादा एक साथ पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में मिल जाते हैं तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसे मर्जर माना जाएगा एक पार्टी का दूसरी पार्टी में, तो ये बच सकते हैं। अब ये बहुत कम संख्या थी तो आगे चलकर एक अमेंडमेंट लाया गया 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और उसमें यह प्रावधान बदला गया 1/3 का और इसको कर दिया गया 2/3। यह कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं तब उसे मर्जर माना जाएगा, अगर उससे कम है तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो अब यह प्रावधान है ना 2/3 का, याद रखना। मतलब अगर 10 मेंबर है उनमें से 6 मेंबर छोड़ के चले गए तो ये 2/3 मेजोरिटी पूरी कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये 6 की 6 अयोग्य घोषित किए जा सकते। लेकिन यहीं पर अगर ये 7 हो तो ये 2/3 से ज्यादा है ना मेजोरिटी है, तो ये फिर अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे, ये पार्टी का मर्जर माना जाएगा किसी और पार्टी में। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये घोषित कौन करेगा? तो जो राज्य में अगर विधानसभा है तो विधानसभा स्पीकर, केंद्र में लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति। मतलब जो हाउस के स्पीकर होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो घोषित करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई अयोग्य है या नहीं। अब इंटरेस्टिंग यह है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 10 सीटें, मतलब 10 मेंबर है। अब राघव चड्ढा और जो 7 मेंबर की बात की जा रही है, अगर वो सातों एक साथ छोड़ दे रहे हैं तो फिर ये 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में। वैसे तो देखिए जो मूल कानून है ना उसमें तो ये लिखा है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर छोड़ के जाते हैं तब ऐसे केस में मर्जर माना जाएगा, लेकिन यहां पर केवल राज्यसभा के 2/3 से ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बात वो है कि अध्यक्ष तय करेगा कि ये अयोग्यता है या नहीं, तो राज्यसभा में अब सभापति को तय करना पड़ेगा कि अयोग्यता है या नहीं। वैसे राज्यसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 2/3 मेजोरिटी किसी हाउस के मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से तो ये अयोग्यता से बाहर हो जाते हैं। मतलब अयोग्य इनको घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोकसभा के भी 3 मेंबर मिलाते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी की 3 सीटें, अगर उनको ऐड कर लेते हैं और ये 13 मेंबर हो जाते हैं, और अगर ये 7 छोड़ के गए हैं तो ऐसे केस में फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि राज्यसभा के सभापति तय करेंगे और वो राज्यसभा से तय किया जाएगा, तो राज्यसभा के 10 में से 7 आम आदमी पार्टी छोड़कर चले जा चुके हैं। तो अब राज्यसभा के सभापति पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर और प्रावधान देखा जाए तो फिर आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाने की भी सहूलियत है इस कानून को लेकर। ठीक है, तो अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा। बेसिक चीजें मैंने आपको यहां पर समझा दी है। आगे चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो वो भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया, एक इंडियन है जिनका नाम है डॉक्टर अतनु नाथ। डॉक्टर अतनु नाथ की बात करें तो ये असम राज्य से आते हैं और पूर्वोत्तर राज्य से पहले व्यक्ति जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर कुछ सेशंस पहले भी तो हमने इनकी बात की थी अवार्ड की, आगे पता चलेगा क्यों। देखिए, अभी अप्रैल 2026 में डॉक्टर अतनु नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्राइज मनी है ना वो नोबेल प्राइज से भी ज्यादा दी जाती। अब यह अवार्ड अतनु नाथ को फंडामेंटल फिजिक्स कैटेगरी में दिया गया है। 3 कैटेगरी में यह दिया जाता है। पहले हमने बात की थी वो किसी मैथमेटिक्स की कैटेगरी में दिया गया था, आगे मिलेगा हमको। यहां पर फंडामेंटल फिजिक्स कैटेगरी में दिया गया एक इंडियन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डॉक्टर अतनु नाथ। इन्होंने किस चीज पर रिसर्च की है? तो म्योन G2 एक्सपेरिमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। देखिए है क्या, एक
सब एटॉमिक पार्टिकल के मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने में इन्होंने मदद की है, जो कि नया फिजिक्स या फिर यूनिवर्स के रहस्य को समझने में इन फ्यूचर मदद करेगा। तो इन शॉर्ट फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इसी कैटेगरी में अतनु नाथ को दिया गया है ब्रेक थ्रू प्राइज 2026। इसके अलावा जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है फ्रैंक मर्ले, इनको भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया था, हालांकि इनको मैथमेटिक्स की कैटेगरी में दिया गया था। तो इनकी हमने बात की थी 2-3 सेशंस के पहले। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अतनु नाथ की। तो दोनों याद रखिएगा, 2 कैटेगरी अनाउंस हो चुकी है, एक बची है, अगर वो मिलेगी तो हम उनकी बाद में बात करेंगे, अभी तक नहीं दी गई है। पहले अतनु नाथ, ये असम से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहले व्यक्ति जिनको यह अवार्ड दिया गया। यह तीहू कॉलेज जो कि असम में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। ब्रेक थ्रू प्राइज 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। ग्लोबल लेवल पर यह अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक मैथमेटिक्स जो दिया जा चुका है, इंडियन को मिला है फंडामेंटल फिजिक्स कैटेगरी में, और एक लाइफ साइंस कैटेगरी में दिया जाता है। यह बचा हुआ है, यह जब मिलेगा तब हम बात करेंगे। देता कौन है? तो एक ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन है जो कि इन तीनों क्षेत्रों में यह अवार्ड देती है। एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंट रिसर्च या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कोई योगदान देता है तो उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। वैसे अब बात आती है कि ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन कहां का है, तो ये यूएसए का है। यूएसए के कुछ बिलियनियर्स ने मिलकर ये फाउंडेशन बनाया था ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। तो ऐसे जो बिलियनियर्स थे यूएसए के, उन्होंने इसको शुरू किया था। 2012 में ये पहली बार दिया गया। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीकांत वेलामकन्नी। ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष है श्रीकांत वेलामकन्नी। कौन है ये? तो ये फ्रैक्टल नाम की एक कंपनी के को फाउंडर और सीईओ के पद पर है श्रीकांत। अब ये नेस्कॉम के भी अध्यक्ष बने हैं। इनके पहले नेस्कॉम के अध्यक्ष के पद पर सिंधु गंगाधरन थे, तो इनको रिप्लेस किया है श्रीकांत ने। वैसे श्रीकांत नेस्कॉम के पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 साल तक रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुके हैं नेस्कॉम में। अब फाइनली इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, श्रीकांत वेलमकन्नी को। अब नेस्कॉम की बात करें तो इसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में है नेस्कॉम। ये भारत में जो आईटी कंपनीज है, जो बीपीओ इंडस्ट्रीज है, उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। आगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी इनोवेशन या बुक्स पर, किसी लोगो पर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट को बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, इसका जो यूज है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसके प्रति लोगों को अवेयर करना ताकि वो अपनी किसी इनोवेशन को सिक्योर कर सके कि ये उन्हीं का ओरिजिनल इनोवेशन है। इसके प्रति लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने सन 2000 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की शुरुआत की थी। सन 2000 से हर साल ये जो डे है 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 2026 में आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। सबसे पहली बार 1999 में चाइना ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल दिया था कि हमें यह डे मनाना चाहिए और इसी साल इन्होंने अनाउंस किया और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2000 में पहली बार इसकी शुरुआत की और 26 अप्रैल से यह सन 2000 से मनाया जा रहा है। 2012 में स्टीव जॉब्स पर एग्जीबिशन भी अनाउंस किया गया था, आयोजित किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के उपलक्ष्य में 26 अप्रैल को। देखिए यहां पर हमें 3 चीजें समझनी पड़ेगी कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पेटेंट की बात करते हैं ना, तो ये इनोवेशन पर दिया जाता है। कोई भी वैज्ञानिक खोज हो गई, इनोवेशन हो गया, आविष्कार हो गया, तो उस पर पेटेंट दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की, तो किसी बुक पर,
है ना, किसी भी ऐसी कोई बुक लिखी गई है या फिर उसके लेखक का कोई काम है, ऐसा कोई नोट्स है, तो इन पर कॉपीराइट दिया जाता है ताकि वो पता चले कि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार उस कृति पर या किसी भी चीज पर है। जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ये किसी कंपनी के लोगो, नाम, इन पर दिया जा सकता है, ब्रांड के नाम पर दिया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली मैंने आपको यहां पर बता दिया, इसको याद रखिएगा। 25 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, है ना। जो डेलीगेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी देश के, उनकी भूमिका को बताना, डेलीगेट्स की भूमिका को बताना, उनका सम्मान करना इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यह डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अभी हमने बात की थी, ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनको प्रमोशन करना, इन्हें प्रोटेक्ट करना, ये इस संस्था का मुख्य कार्य है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 194 कंट्रीज वर्तमान में इसकी मेंबर है। इजी ऑफर ऑफ द डे में आज आप सभी के लिए आरएम 2.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या फिर सेंट्रल में यूपीएससी के एग्जाम हो, ये सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट यहां पर बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाए गए हैं, आपके एग्जाम में ये आपको काफी मदद करेंगे। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका हर्डल है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया? तो हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस है, बैंकिंग लाइसेंस, उसको रद्द कर दिया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अब जो बैंकिंग रिलेटेड काम करता था वो पूरी तरीके से उसके बंद हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये स्मॉल बैंक्स के रूप में काम करते हैं, जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, स्मॉल बैंक्स के रूप में काम करते हैं, नॉर्मल बैंक से अलग होते हैं। नॉर्मल बैंक से काफी जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, वो बैंकिंग सेक्टर की सारी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ लिमिटेशन होता है और उसके आधार पर वो कुछ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा ही था पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी रिसेंटली हुआ यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस परमानेंटली रद्द कर दिया है। कारण है, काफी समय से वार्निंग दी जा रही थी पेटीएम पेमेंट बैंक को। एक्शन बैंक, यह जो एक्शन है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत लिया गया है, क्योंकि बैंक का कामकाज जो है डिपॉजिटर्स जो हैं उनके हितों के खिलाफ था। जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, उनके हितों के खिलाफ यह कंपनी काम करती हुई पाई गई। तो रेगुलेटरी वायलेशन का आरोप था और बहुत सारे इश्यूज थे, इंटरनली भी काफी सारे इश्यूज थे, और आरबीआई की जो पॉलिसी है पेमेंट बैंक की, उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए अब पूरी तरीके से इनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। अब बैंक को डिपॉजिट लेना, बैंकिंग सर्विसेज देना, ये पूरी तरीके से इनका काम बंद रहेगा। फाइनेंशियल सेफ्टी और कस्टमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने डिसीजन लिया है। देखिए, काफी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी समय से इनको वार्निंग दी जा रही थी, क्योंकि देखिए 2022 में नए कस्टमर जोड़ने पर इन पर रोक लग चुकी थी। आगे चलकर फिर जनवरी 2024 में डिपॉजिट और वॉलेट टॉपअप पर भी इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। अब फाइनली अप्रैल 2026 में पूरा लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। अब आप बोलोगे जो कस्टमर का पैसा है उसका क्या होगा? तो वो सेफ है, क्योंकि बैंक के पास लिक्विड फंड है, तो यहां से ये पे कर पाएंगे सारे कस्टमर्स को जिनका पैसा लगा है। पेमेंट ऐप, यूपीआई सर्विसेज और पार्टनर बैंक के साथ जो नॉर्मल इनकी कंडीशन है वो चलती रहेगी, मतलब पेमेंट एप्लीकेशन चलते रहेंगे और यूपीआई की जो सर्विसेज है वो पेटीएम की चलती रहेगी। अब ऐसा नहीं कि हमारा यूपीआई बंद हो जाएगा, पेटीएम काम करना बंद कर देगा। बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करता था वो इससे छीन ली गई है। यहां पर पेमेंट बैंक, मैंने आपको बताया, नॉर्मल बैंक से कुछ लिमिटेड ये बैंकिंग सर्विसेज दे सकते थे, जैसे कि मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इनकी 2 लाख पर कस्टमर, जबकि हम नॉर्मल बैंक की बात करते हैं तो उनकी अनलिमिटेड होती है। ये लोन नहीं दे सकते,
यूपीआई वॉलेट, मनी ट्रांसफर, सेविंग अकाउंट, बेसिक डेबिट कार्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन इन पर रहते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में शुरू हुआ था अगस्त में, और नॉर्मली इसने काम करना शुरू किया था 2017 में। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर थे। तो ये बेसिक चीज है, याद रखिएगा। अप्रैल 2026 में किस मिनिस्ट्री द्वारा स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जो बैगरी मतलब भीख मांगना, ठीक है ना। तो अप्रैल 2026 में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो बेगर्स है ना, उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा सके और उनके लिए नॉर्मली प्रवास की व्यवस्था की जा सके, उनके उत्थान के लिए उनको अलग अलग स्कीम से जोड़ा जा सके। अभी तक इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम नहीं था, जो कि मतलब एक तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है पूरे देश में, कहां कहां पर बेगर्स से डिटेक्ट करना मुश्किल है, उनका कोई डेटाबेस नहीं है, तो स्कीम का लाभ कैसे दिया जाए? तो काफी डिले देखने को मिलता था जब उनको बेनिफिट देने की बारी आती थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इनका एक प्रॉपर डिजिटल डेटाबेस रखा जा सके, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सर्वे के जरिए कलेक्टेड डेटा का यूज करके गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला पाएगी, इनके लिए मेडिकल हेल्प दे पाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से इनको जोड़ा जा सकेगा, ताकि इन फ्यूचर भारत में बैगरी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो स्माइल स्कीम है, इसके तहत इसको शुरू किया गया है। भारत में जो स्माइल स्कीम है ना, इसके लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, ताकि इंडिया में बैगरी को खत्म किया जा सके। 2021 से 2026 तक के लिए बजट रखा गया था स्माइल स्कीम के तहत, और मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 2026 के अंत तक जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें हम बैगरी को खत्म कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। स्माइल स्कीम इसी से रिलेटेड है। 365 करोड़ रुपए का इसका बजट है 2021 से 2026 के लिए। और अब एप्लीकेशन लाई है मिनिस्ट्री, जिसका नाम है स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पैरा शूटिंग खेल का शासन या कंट्रोल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जो शूटिंग गेम्स है ना, उनका कंट्रोल या उनके लिए जो रेगुलेशन है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को। और ये जो स्टेप उठाया है ना, ये उठाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी, पैरालंपिक, इसको करेक्ट कीजिएगा, सब सेम ही लग रहे हैं नाम। यह है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और इसके अलावा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि अभी तक जो पैरा शूटिंग गेम्स है, पैराशूटिंग की बात हो रही है, पैराशूटिंग के जो गेम्स है वो कौन आयोजित कराता था पूरे वर्ल्ड में? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। लेकिन अब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बोला है कि भाई ये जो गेम्स है ये आयोजित करवाए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो अब एक समझौता हो चुका है इनके बीच में। तो अब क्या होगा कि कौन मैनेज करेगा पैरालंपिक, जो पैरा शूटिंग खेल है उनको कौन रेगुलेट करेगा? तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन अब पैरा शूटिंग गेम्स को रेगुलेट करेगी। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि पैरा एथलीट्स जो हैं उनको नॉर्मली मेन स्ट्रीम में शूटिंग इकोसिस्टम दिया जा सके। जो शूटिंग इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें पैरा शूटर उनको भी जोड़ा जा सके, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए पैरा शूटिंग के लिए पॉलिसी बनाई जा सके, और एक संस्था हो स्पेशल जो कि इन चीजों को मैनेज करे। तो इसीलिए इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने यह काम दे दिया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को। तो अब यह फेडरेशन है जो कि पैरा शूटिंग को रेगुलेट करेगा पूरे वर्ल्ड में। तो यही संस्था अब रूल्स बनाएगी, चैंपियनशिप आयोजित करवाएगी जो भी इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है पैरा शूटिंग के लिए। तो अब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ये पूरे वर्ल्ड में जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये सारे पैरा स्पोर्ट्स देखती है।
अब जो शूटिंग से संबंधित पैरा स्पोर्ट्स है वो ट्रांसफर कर दिए हैं इसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को। पहले हम इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करें, 1990 में स्थापना हुई, बॉन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ये वर्ल्ड शूटिंग को रेगुलेट करती है, अब ये पैरा शूटिंग को भी रेगुलेट करेगी। 1907 में इसकी स्थापना हुई, म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो वर्ल्ड का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी ये बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा, जो कि यूरोप का देश है। अभी तक वर्ल्ड में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। अच्छा, ये करने क्या वाले? फिनलैंड दुनिया का पहला देश बनेगा जो कि परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी, जिसका नाम दिया है ओनकालो, बनाकर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। इसने एक ऐसी फैसिलिटी बनाई है जहां पर न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जा सके। देखिए, आइस नॉर्मली जमीन के लगभग 400 से 500 मीटर के नीचे एक ऐसा बोल सकते हैं हम कि वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए एक भंडार गृह बनाया गया है। और मेन पर्पस ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि स्पेशली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहां से बिजली बनाई जाती है, वहां से सबसे आखिरी में न्यूक्लियर वेस्ट बचता है, जिससे रेडिएशन का खतरा रहता है ह्यूमन बॉडी को या फिर नेचर को। तो क्या किया जाएगा कि 400 से 450 मीटर की गहराई में ग्रेनाइट रॉक के अंदर एक भंडार गृह बनाया जाएगा और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जाएगा। इतना सेफ रहेगा कि 1 लाख साल तक यह सेफली स्टोर रहेगा, 1 लाख साल तक। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर जनरेशन को और एनवायरमेंट को रेडिएशन से बचाया जा सके। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है फिनलैंड। परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? फिनलैंड। अब न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी समझ में आ गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनती है, फिर उनसे जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उससे रेडिएशन का खतरा रहता है। तो ऐसे वेस्ट को हजारों साल तक ये वेस्ट जो है ना हार्मफुल रहते हैं नेचर के लिए, बॉडी के लिए। तो इनको डंप किया जाएगा, एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी जहां पर इनको स्टोर किया जाए, और वो होगा जमीन के नीचे फिनलैंड में। ठीक है ना, डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज है ये। मल्टीपल लेयर्स में इसकी सुरक्षा की जाएगी। एक तो देखो ग्रेनाइट रॉक्स के अंदर बनाया जा रहा है, और इसके बाद भी स्टील और कॉपर के जो कंटेनर्स होते हैं उससे पूरा कवर करके पैक किया जाएगा और फिर उसको डंप किया जाएगा, दफनाया जाएगा, ताकि 1 लाख साल तक इससे रेडिएशन का कोई दिक्कत नहीं आए और सेफली वो डंप रहे। तो ये चीजें काफी देश है वर्ल्ड में जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि आप भी देश में ऐसा कुछ करो, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं और हमारा वेस्ट भी हम सेफली कहीं डंप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कोई आने वाले समय में इंडिया को भी ऐसे स्टेप लेना चाहिए। इवन जो वर्ल्ड के ऐसे देश है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि ऐसा कोई स्टेप ले। फिनलैंड यूरोप का देश है, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। 2023 में यह नाटो का 31वां मेंबर बना था। अभी नाटो में 32 मेंबर है। पैट्री ओरपो इसके प्राइम मिनिस्टर के पद पर है वर्तमान में, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लगातार टॉप रैंक पर है अभी काफी सालों से। अब ऐसे स्टेप उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर तो रहेगा। अपने लोगों का, नेचर का इतना ध्यान रख रहा है तो वे टॉप पर तो रहना बनता है। आगे आएंगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है जो अपना घोंसला खुद बनाती है, और इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, वहां पर साइंटिस्टों ने मेंढक की एक प्रजाति की खोज की है। बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इसकी विशेषता क्या है कि ये अपना घोंसला खुद बनाती है, ये जो प्रजाति मेंढक की। इसको नाम दिया गया है लिम्नोनेट्स मोती झील। ये नाम है मेंढक की प्रजाति का, लिम्नोनेट्स मोती झील, याद रहेगा, नेट्स मोती झील। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में, इन्होंने मेंढक की प्रजाति को खोजा है। अब ये मेंढक की प्रजाति जब आप देखोगे ना, तो दांतों वाला जबड़ा है, मतलब दांतों वाला जबड़ा इसमें देखने को मिलता है। एक तो बहुत ही यूनिक चीज है ये, और घोंसला बनाने की एबिलिटी है। नॉर्मली क्या होता है कि एम्फिबियंस वर्ग के जो ऐसे जंतु होते हैं ना, उनमें ये जो बहुत ही रेयर है कि वो अपना घोंसला बनाते हो, मिट्टी के घोंसले वो बनाते हो।
तो ये क्या करता है, मेंढक की प्रजाति जो है ना, कप या प्याले के आकार की मिट्टी के घोंसले बनाने में माहिर है। तो ये खोजा गया है कहां पर, नामदफा टाइगर रिजर्व में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नामदफा टाइगर रिजर्व इंडिया का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 1983 में टाइगर रिजर्व बना था। 1985 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। और नोआ दिहिंग रिवर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की लोकल रिवर है, इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। बॉर्डर म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये म्यांमार से लगा हुआ टाइगर रिजर्व कभी पूछे तो यही आएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भारत के वो सीएम जिन्हें मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है, ये है एन चंद्रबाबू नायडू। नाम सुना है? आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। तो ये जो अवार्ड है ना, द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के रूप में दिया जाता है। तो ये बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड है, जो कि चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। तो सम्मान मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जब आयोजित किया जाएगा तो इनको दिया जाएगा। अवार्ड का दिए जाने का कारण क्या है? तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को बढ़ाने के लिए काफी काम किए। स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस जैसी रिफॉर्म लागू करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक इकोसिस्टम इन्होंने तैयार किया है। और आप सभी को पता है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लगातार आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट काम कर रही है। 20 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अट्रैक्ट किया है इन्होंने जब से ये सीएम बने, 20 लाख करोड़ के। तो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है चंद्रबाबू नायडू का। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जिन्हें बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब्दुल नजीर यहां के गवर्नर के पद पर हैं वर्तमान में। तो ये हो गए हमारे बेसिक फैक्ट। 27 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। यूनेस्को ने ऑफिशियली किस मोरक्को के शहर को वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया? तो यह हो जाता है मोरक्को का शहर रबात। हाल ही में किस सेलिब्रिटी जोड़े को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह है कौन? रितेश और जेनेलिया देशमुख। चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 24 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ थॉमस और उबेर कप, यह बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। लॉस वेगास में आयोजित एनएफबी शो 2026 में किन दो भारतीय मूल की कंपनियों को एआई और मीडिया सप्लाई चेन में उनके इनोवेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो HCL टेक और अमागी कॉरपोरेशन को। कौन सा शहर जून 2027 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह हो जाएगा ताशकंद। कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास डाइवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया? INS निरीक्षक। अप्रैल 2026 में किन दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक्सट्रीम हिट एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की? तो FAO और WMO ने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस संस्था में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बने? तो US आर्मी वॉर कॉलेज पेंसिल्वेनिया। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं हम। द्रुबजा पाइपलाइन ये देखने को मिलती है रशिया में, वैसे यूरोप के काफी देशों में फैली हुई है लेकिन है रशिया की, तो इंपॉर्टेंट रशिया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने, और जर्मनी के नए चांसलर है फ्रेडरिक मर्स। ओके, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर करिएगा सभी के सब, ठीक है। आगरा घराने का आधुनिक संस्थापक किसे माना जाता है? भागा और चंद्रा धाराएं हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनती है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।